अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। आदित्य बाहर निकल कर आया कि तभी समीर भी पहुंच चुका था। आदित्य सूरज के पास गया और उससे बोला, चॉपर रेडी है? यस बॉस। आइए, सूरज ने आदित्य से कहा। समीर एकदम चुप था। वह चुपचाप आदित्य के पीछे पीछे चल दिया। इधर रूम में शुभी रोते हुए बेड पर लेट गई। वह अपने आप से बोली, इस बार क्या गलती थी मेरी? क्यों मुझ पर हमेशा ऐसे गुस्सा करते रहते हैं? झूठ बोलते हैं। कोई प्यार नहीं करते मुझसे। शुभी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बस बहुत हुआ, अब मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। क्या समझते हैं अपने आप को? बस रोब झाड़ना आता है। शुभी रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इधर आदित्य और समीर 40 से 50 मिनट के अंदर मुंबई से पुणे आ गए थे। उन दोनों के साथ सूरज और राघव भी आए थे। राघव समीर का बॉडीगार्ड था। जैसे ही आदित्य और समीर अपने सीमेंट प्लांट के पास पहुंचे, दोनों सीमेंट प्लांट को इस तरह तहस नहस होते देख सदमे में थे। समीर की आंखें नम हो गई थी। वह आदित्य के गले लग गया और आदित्य एकदम एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ समीर को गले लगाए हुए था। समीर रुवासी आवाज में बोला, भाई, ये सब क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत। इस सीमेंट प्लांट पर आदित्य और समीर ने काफी मेहनत की थी। प्लांट लगभग तैयार हो चुका था। कुछ ही दिनों में शुरू भी होने वाला था। पर उससे पहले ही आग की लपटों में वह तहस नहस हो गया था। आदित्य और समीर बस अपनी मेहनत को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। आदित्य चुप था। वह बस शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी वहां पर एक आदमी उनके पास आते हुए बोला, सर, आप लोग दूर खड़े हो जाइए, यहाँ पर खतरा है। समीर आदित्य से अलग हुआ। उसने अपने आप को शांत किया और आदित्य को थोड़ा दूर लेकर गया। आदित्य ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद आदित्य और समीर के पास एक आदमी हड़बड़ाते हुए आया। आदित्य गुस्से से उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? फिर कैसे ये सब हुआ? वह आदमी चुप खड़ा हुआ था। आदित्य के गुस्से को देखकर वह बहुत घबरा गया था। जब आदित्य को कोई जवाब नहीं मिला तो उसको और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उस आदमी के कॉलर को पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ये सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? समीर जल्दी से उन दोनों के बीच में आया और आदित्य को संभालते हुए बोला, आदि, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह एक हादसा है, छोड़ो उसे। इसकी ही गलती है। इसकी जिम्मेदारी थी ना यहाँ पर हर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना, तो फिर इससे ये गलती कैसे हुई? और यह कोई हादसा नहीं है सैम, सोची समझी साजिश है। आदित्य ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। समीर ने उस आदमी को वहां से जाने का इशारा किया और फिर आदित्य से बोला, क्या बात कर रहा है भाई? तू इतना श्योर होकर कैसे बोल सकता है? और साजिश? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, साजिश है, और इस सब के पीछे निशा का हाथ है, आदित्य ने समीर से कहा। समीर शॉक होते हुए बोला, निशा? कैसे? वह तो इस समय लंदन में है। हादसे के बारे में सबसे पहले मुझे निशा ने ही फोन करके बताया, और मैं 100% श्योर हूं कि ये सब निशा का किया हुआ है। मैं इस बारे में पता करके ही रहूंगा, आदित्य ने समीर से कहा। समीर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई, अगर तेरा शक सही निकला तो उस निशा को छोड़ेंगे नहीं। उसकी वजह से 2 बेगुनाह लोगों की जान गई है। उसने अपने एक बदले के लिए कितने लोगों की जान को जोखिम में डाला है। वो तो ये अच्छी बात थी कि हादसे के समय ज्यादा वक़्त अंदर नहीं थे, बस 7 लोग ही अंदर थे। तभी वहां पर राघव और सूरज उन दोनों के पास आए।
सूरज आदित्य से बोला, बॉस, जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और इस वक्त हम कुछ भी छानबीन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, अभी अंदर बहुत खतरा है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ पर रुकने का इंतजाम करो। इतना बोलकर आदित्य और समीर वहां से कार में बैठकर निकल गए। सुबह के समय मित्तल मेंशन में शुभी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो रूम में अकेली थी। वह अपने आप से बोली, इसका मतलब है कि ये रात को वापस नहीं आए हैं। वो उठकर बैठ गई। उसने अपना फोन चेक किया पर उस पे कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। शुभी का मन बहुत उदास हो गया। वह दोबारा से लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इधर पुणे के एक होटल में आदित्य और समीर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। वे दोनों रात भर से सोए ही नहीं थे। आखिर सोते भी कैसे? इतने लॉस के बाद नींद कहाँ आई उन दोनों को? आदित्य समीर से बोला, अगर खुशी की तबीयत ठीक नहीं है तो तू चला जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। नहीं आदि, सब ठीक है। माँ है खुशी के पास। हम दोनों एक साथ ही वापस जाएंगे, सब कुछ पता करने के बाद, समीर ने आदित्य से कहा। तभी समीर का फोन बजने लगा। समीर अपने माथे को दबाते हुए फोन को देखने लगा। सुबह से उन दोनों को कई फोन आ चुके थे। आदित्य ने तो परेशान होकर अपना फोन बंद कर लिया था। मुंबई में हर्षवर्धन जी, समीर के दादाजी के ऑफिस में संजीव जी और हर्षवर्धन जी दोनों ही सोफे पर बैठे हुए न्यूज़ देख रहे थे। दोनों को सब पता चल गया था। दोनों को इस हादसे के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। दोनों ने आज से 3 साल पहले अपनी इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत उन दोनों ने साथ में की थी, उसकी बागडोर आदित्य और समीर के हाथों में दे दी थी। उन दोनों ने भी हर्षवर्धन जी और संजीव जी को निराश नहीं किया था। दोनों ने इंडस्ट्री को नए मुकाम पर पहुंचा दिया था, एक अलग पहचान बनाई थी और तो और कई ब्रांचेस भी ओपन की थी। इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। संजीव जी हर्षवर्धन जी से बोले, तू टेंशन मत ले हर्ष, बच्चे सब संभाल लेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हर्षवर्धन जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, भरोसा मुझे भी है संजू, बस दुख इस बात का है कि बच्चों की मेहनत और समय बर्बाद हो गया। बस सब ठीक हो जाए और ये दोनों ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उद्धरण चिन्ह। 6 दिन बीत चुके थे पर अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला था कि प्लांट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। आदित्य और समीर ने वहां पर सारी सिचुएशन संभाल ली थी। जिन 2 वर्कर्स की जान गई थी, उनके परिवारों की जिम्मेदारी भी अब आदित्य ने अपने सिर ले ली थी। पर इन सब में अभी भी उस शख्स का नाम सामने नहीं आया था जिसने ये सब करवाया था। आदित्य काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो अच्छे से जानता था कि ये सब निशा ने किया है पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। रात के 9 बज रहे थे। समीर और आदित्य होटल रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे कि तभी समीर का फोन बजा। ये खुशी का कॉल था। समीर कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी में चला गया। आदित्य को अब शुभी की याद आई। उसे याद आया कि वह शुभी से बिना वजह ही गुस्सा हो गया था। वह शुभी को रोता हुआ छोड़कर आ गया था। आदित्य अपने आप से बोला, मुझे कॉल करने का टाइम नहीं मिला पर ये तो एक बार कॉल कर ही सकती थी। आदित्य ने एक ग्लास वाइन का पीते हुए अपना फोन निकाला और शुभी नंबर सर्च किया और फिर नंबर डायल कर दिया। इधर अनीता जी शुभी को लेकर काफी परेशान हो गई थी। शुभी उनके सामने तो खुश होने की एक्टिंग करती थी पर वो अच्छे से जानती थी कि वह बहुत दुखी है। शुभी अपने रूम की बालकनी में सोफे पर अपने नीस को फोल्ड करके अपना सिर उन पर टिकाकर बैठी हुई थी। उसकी आंख से एक आंसू फिसलकर उसके गाल पर आ गया। तभी उसका ध्यान फोन की आवाज से टूटा। उसने देखा कि आदित्य का कॉल था। वह चुपचाप थोड़ी देर फोन स्क्रीन को देखती रही पर फिर उसने कॉल पिक कर लिया।
दूसरी ओर से आदित्य बोला, हेलो। हेलो शुभी। शुभी ने आदित्य की आवाज को सुना तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाई, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। पर वह चुप थी। आदित्य फोन पर अभी भी था। वह बोला, शुभी आर यू लिसनिंग मी? शुभी ने फोन काट दिया और अपनी नीस को हग कर लिया। वह रोते हुए बोली, मैं आपको माफ नहीं करूंगी आदित्य। मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आप इन सब में बहुत बिजी होंगे, पर आप एक बार तो मुझे फोन कर सकते थे। पर नहीं, आपको आपका काम सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं कोई मायने नहीं रखती हूँ आपकी लाइफ में। शुभी का फोन दोबारा बजा पर उसने कॉल पिक नहीं किया और अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर दिया। शुभी आसमान में देखते हुए बोली, मम्मी पापा आप दोनों दीदी को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए तो आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए और दीदी को अपने साथ ले गए। मैं आपको लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोग बहुत बुरे हो। उद्धरण चिन्ह। तभी शुभी को अपने कंधे पर किसी हाथ फील हुआ। उसने पलटकर देखा तो अनीता जी खड़ी हुई थी। शुभी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और झूठी मुस्कुराहट अपने होंठ पर लाते हुए बोली, दादी आप सोई नहीं अभी तक? अनीता जी शुभी के पास बैठते हुए बोली, नहीं। आज शुभी हम बहुत दुखी है, ये जानकर कि हमारी तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। शुभी अनीता जी को देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रही है दादी? मेरी लाइफ में आप और दादू ही तो है जो मेरा सब कुछ है। अच्छा तो फिर ये क्यों कहा तुमने कि तुम अकेली हो? अनीता जी ने शुभी से पूछा। शुभी अनीता जी को देखकर उनकी बातों से समझ गई थी कि उन्होंने शुभी की बातें सुन ली है। अब वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाई। वह उनके गले लगकर रोने लगी और रोते हुए बोली, दादी मैं इस रूम में नहीं रहना चाहती। मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मैं तो बच्ची हूँ, इनके लायक हूँ ही नहीं। अपने क्यों मुझे इनके साथ इस रिश्ते में बांध दिया? अनीता जी शुभी की बातों से समझ गई थी कि वो आदित्य से गुस्सा है और कुछ हद तक गुस्सा सही भी था। आदित्य एक बार फिर शुभी को बिना बताए गया था। काम अपनी जगह है पर वो इस तरह शुभी को अपसेट नहीं कर सकता। वो शुभी को समझाकर भी हर बात कह सकता है, हर बात पर गुस्सा होना सही नहीं है। अनीता जी की नज़र शुभी के फोन पर गई जिस पर आदित्य का कॉल आ रहा था। उन्होंने फोन उठाकर कॉल पिक कर लिया। जैसे ही कॉल पिक हुआ दूसरी ओर से आदित्य बोला, मैं कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो? शुभी सो चुकी है आदि, अनीता जी ने आदित्य की बात सुनने के बाद कहा। आदित्य ने अनीता जी की आवाज सुनी तो वह जल्दी से बोला, दादी शुभी का फोन आपके पास? हाँ, वहाँ सब ठीक है, अनीता जी ने आदित्य से पूछा। आदित्य बोला, हाँ दादी अब सब कंट्रोल में है। ठीक है सो जाओ। अनीता जी ने बस इतना कहा और बिना आदित्य की आगे कोई बात सुने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद आदित्य ने अपने बालों में उंगलियां फेरी और खुद से बोला, इतना गुस्सा हो कि एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? एक बार भी फोन नहीं किया? आदित्य चुपचाप बैठकर वाइन पीने लगा था। उसको शुभी से बात करना था पर उसका फोन अनीता जी के पास था। वो वाइन पीते हुए अपने आप से बोला, मैं इस लड़की का क्या करूं? क्या जरूरत थी दादी के पास फोन छोड़कर आने की? कुछ देर बाद समीर मुस्कुराते हुए अंदर आया और आदित्य के सामने बैठते हुए बोला, बस कर कितना पिएगा? तुझे नहीं पीनी तो तू सो जाकर अपने रूम में। आदित्य ने अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। आदित्य को अब काफी नशा होने लगा था। वही समीर अभी हल्के नशे में ही था। उसने ज्यादा नहीं पी थी। आदित्य समीर से अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। समीर थोड़ा चौंकते हुए बोला, कहाँ जा रहा है तू भाई? मैं शुभी के पास जा रहा हूँ। आदित्य लड़खड़ाते हुए समीर के पास आया। समीर मुस्कुराते हुए बोला, रात तो काट ले मेरे भाई, कल सुबह मिस्टर वर्मा से मिलकर ही जाएंगे। नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा। वो बहुत गुस्सा है मुझसे, आदित्य ने जिद करते हुए कहा।
समीर ने अपना वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और आदित्य को अपने पास बैठाते हुए बोला, क्या हुआ? क्यों गुस्सा है भाभी तुझसे? आदित्य को वाइन का नशा हो गया था तो वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसकी जबान फिसल रही थी। उसने समीर को बताया कि उसने शुभी को डांट दिया था और फिर उसको बिना कुछ बोले यहाँ आ गया। समीर आदित्य की सारी बात सुनकर बोला, हाँ तो भाभी का गुस्सा जायज भी है, गलती तेरी है। वो तो तेरी कितनी फिक्र करती है, इसलिए तो तुझे खाना खाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी और तूने उन्हें ही डांट दिया। हाँ तो अब क्या करूं, अब तो डांट दिया ना। मैं क्या करूं यार, मुझसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, आदित्य ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। आदित्य समीर के पास से उठा और बोला, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूं। मैं उसे मना लूंगा, वो मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती है? समीर ने आदित्य को वापस खींचते हुए अपने पास बिठाया और बोला, आदि हमारा थोड़ा सा काम और बचा है, वह हम खत्म करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। तू ना तब तक फोन से बात कर ले भाभी से। आदित्य अपना फोन टेबल से उठाते हुए बोला, ये फोन किसी काम का नहीं है। इतना बोलकर जब वह अपने फोन को फेंकने को हुआ कि समीर ने जल्दी से उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। आदित्य फिर से बोला, तुझे पता है वो मुझसे इतनी गुस्सा है कि 6 दिन और 7 रातों में एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, एक बार भी मेरी याद नहीं आई उसको। हाँ तो तू ही कर लेता फोन। मानता हूं कि हम कुछ दिन से बिजी थे, पर एक मैसेज तो कर ही सकता था तू उन्हें। और तूने क्यों उनको पहले डांटा, क्या पता इसी वजह से उन्होंने कॉल नहीं किया हो कि तू कहीं फिर से उन्हें डांटने ना लगे। तू एक काम कर, तू अभी उनको कॉल कर, समीर ने आदित्य को फोन देते हुए कहा। नहीं, कोई फायदा नहीं है उसे फोन करने का, उसने फोन दादी के रूम में छोड़ दिया है। जब कुछ देर पहले मैंने फोन लगाया था तो दादी ने फोन उठाया था और उन्होंने बताया कि वह सो चुकी है, आदित्य समीर से बोला। आदित्य उदास होते हुए बोला, इन 6 दिनों में दिन भर हम अपने काम में बिजी रहे और रात को आते तो थकावट की वजह से कब सो जाते पता ही नहीं चलता, पर बीच रात में जब भी आंख खुलती एक बार के लिए लगता कि मैं शुभी को फोन कर लूं, पर फिर लगता कि वह सो रही होगी। आदित्य को इस तरह देखकर समीर बोला, मैं फोन लगाता हूं और अब तो दादी ने भी भाभी का फोन उनके रूम में भिजवा दिया होगा। वह क्या करेगी भाभी का फोन अपने पास रखकर। इधर शुभी अपने रूम में बेड पर अनीता जी के पास अपना सिर उनकी गोद में रखकर लेटी हुई थी। अनीता जी ने प्यार से शुभी के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आदि शुरू से ही बहुत शरारती था, अपने कॉलेज टाइम में तो उसने अपने टीचर्स की बैंड बाजा दी थी। बहुत मस्तीखोर था पर उतना ही पढ़ने में भी तेज था। 3 साल पहले जब वो लंदन से वापस आया तो बिल्कुल बदल कर आया। उसने अपने आप को काम में इस तरह डुबा दिया कि उसे बाकी किसी चीज का होश नहीं था। कब वो हमसे दूर होता गया पता ही नहीं चला, कई दिनों तक तो वह घर ही नहीं आता था। इन्हीं सब में कब उसको शराब की लत लग गई ये भी हमें पता नहीं चला। वह अपने काम में व्यस्त रहता और अपने नशे में। एक दिन जब अचानक से उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ी तब हमें पता चला कि आदि शराब पीने लगा है। उस दिन के बाद से हमने उसे शराब को हाथ नहीं लगाने दिया, पर बहुत बदमाश था, जिस दिन मौका मिलता था तो छोड़ता नहीं था। पर जब से तुम आई सब बदल गया। मेरा आदि धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा, अपने आप को उसने काफी बदला है, सिर्फ तुम्हारे लिए। शुभी बड़े ध्यान से अनीता जी की बातें सुन रही थी। अनीता जी एक गहरी सांस ली और फिर बोली, शुभी, हमें माफ कर देना कि हमने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी शादी आदि से करा दी। आदि के दादू ठीक कहते हैं कि हम खुदगर्ज हो गए थे आदि को लेकर। एक बार भी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा। अनीता जी की बात शुभी ने सुनी तो उसे याद आया कि उसने बाहर बालकनी में अनीता जी से क्या कहा था। उसने कहा था कि क्यों अनीता जी ने उसे आदित्य के साथ इस रिश्ते में बांध दिया।
शुभी अपनी बात को याद कर रते हुए उठी और अनीता जी के सामने बैठकर बोली, दादी, जो भी मैंने आपसे बालकनी में कहा वह सब मैंने ऐसे ही कह दिया था। बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। मैं बहुत गुस्सा हूं इनसे। शुभी ने अपनी पलकें झुकाईं और अनीता जी से बोली, मगर मैं कितना भी गुस्सा कर लूं पर इनके बगैर रह नहीं सकती। इतना कहकर शुभी अनीता जी के गले लग गई। अनीता जी मुस्कुराए और शुभी के सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर खुद से अलग कर उन्होंने शुभी के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया और उससे पूछा, तुम आदि को पसंद तो करती हो ना? अनीता जी के इस सवाल से शुभी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने अनीता जी की तरफ देखा और फिर दोबारा से अपनी पलकें झुका ली। शुभी के चेहरे की लाली को देखकर अनीता जी को उनका जवाब मिल गया था। वह आगे कुछ और पूछती कि तभी शुभी का फोन फिर से बजने लगा। शुभी और अनीता जी दोनों की नजरें शुभी के फोन पर गई। आदित्य का ही फोन था। शुभी के फोन स्क्रीन पर हब्बी फ्लैश हो रहा था। अनीता जी ने शुभी की तरफ देखा तो शुभी ने एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली और बोली, दादी, आप ही बात कर लीजिए, मुझे नहीं करनी। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया और कॉल पिक किया। इधर जैसे ही कॉल पिक हुआ समीर ने जल्दी से फोन आदित्य के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, ले बात कर। आदित्य ने समीर से फोन लिया और वह बोला, हेलो। अनीता जी ने जैसे ही आदित्य की आवाज सुनी वह बोली, क्या हुआ? तुम सोए नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना सो जाओ। आदित्य ने जैसे ही अनीता जी की आवाज सुनी वह सकपका गया, फिर वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, दादी, वो मैं सो चुका था, पर गलती से फोन लग गया, मेरा फोन खराब हो गया है। इसमें अपने आप ही नंबर डायल हो रहे हैं। अनीता जी को एक पल के लिए आदित्य के बहाने को सुनकर हंसी आ गई। वह अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, अच्छा हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, फोन काटकर फोन स्विच ऑफ कर लो वरना फिर कहीं किसी और को कॉल ना लग जाए। इतना बोलकर अनीता जी फोन काटने को हुई तो आदित्य जल्दी से बोला, रुकिए दादी, वो मैं पूछ रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनीता जी बोली। आदित्य फिर जल्दी से बोला, दादी, शुभी, वो शुभी को। आदित्य को ऐसे अटकते हुए बात करते सुन अनीता जी को हंसी आने लगी, पर फिर जैसे ही उन्होंने आदित्य की आवाज पर ध्यान दिया तो उन्हें समझ में आ गया था कि आदित्य ने आज ड्रिंक कर ली है। वह थोड़े गुस्से में बोली, आदि, क्या तुमने आज फिर पी ली है? शुभी चुपचाप बैठकर अनीता जी की बातें सुन रही थी। आदित्य ने जैसे ही अनीता जी की बात सुनी तो वह थोड़ा घबरा गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, पर फिर उसने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ दादी, बस मैंने थोड़ी सी पी है, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी पी है ना, तो इस थोड़ी सी पीने के लिए तुम्हारी यह सजा है कि तुम आज शुभी से बात नहीं करोगे, अनीता जी ने थोड़ा सख्त होते हुए आदित्य से कहा। आदित्य चौंकते हुए बोला, क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? और आप मुझे ऐसे उससे बात करने से कैसे रोक सकती हैं? वो मेरी बीवी है, मुझे अभी उससे बात करना है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आदित्य की बात सुनकर अनीता जी को हंसी आ गई। उन्होंने एक नज़र शुभी को देखा जो कि उन्हीं की तरफ देख रही थी। फिर उन्होंने आदित्य से कहा, पर मैंने तुम्हें बताया ना कि वह सो चुकी है। आदित्य ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, पर दादी, जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। मुझे नहीं पता आप मेरी कैसे भी उससे बात करवाए, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। अनीता जी समझ गई थी कि इस समय आदित्य से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने शुभी को फोन देते हुए कहा, बात कर लो अपनी नाराजगी, जब वह आ जाए ना तब दिखा लेना। शुभी ने अनीता जी की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उनसे फोन ले लिया। अनीता जी उठी और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली गई। शुभी ने फोन अपने कान पर लगाया और धीरे से बोली, हेलो।
जैसे ही आदित्य के कान में शुभी की आवाज पड़ी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह चुप था। इतने दिनों बाद उसने शुभी की आवाज सुनी थी। वह समीर के पास से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में आकर वहां पर पड़े सोफे पर बैठ गया। जब शुभी को दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने दोबारा से कहा, हेलो। आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जान। आदित्य की आवाज सुनकर शुभी एक पल के लिए खामोश हो गई, पर फिर थोड़े रूड टोन में बोली, कहिए। आदित्य शुभी की आवाज से समझ गया था कि वो उससे गुस्सा है। वो फिर प्यार से बोला, आई एम मिसिंग योर जान। शुभी चिढ़ते हुए बोली, रियली? और कितना झूठ बोलेंगे आप? अगर इतना ही मुझे याद कर रहे होते तो ऐसे इतने दिनों बाद मुझे कॉल नहीं करते। बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आदित्य ने शुभी को मनाते हुए कहा। वह आगे बोला, सॉरी जान। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। आदित्य के नशे में होने की वजह से वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज को सुनकर शुभी बोली, और आपने ड्रिंक क्यों किया? आदित्य ने बड़े प्यार से कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। चलो मैंने कॉल नहीं किया, पर तुम तो मुझे एक बार कॉल करके पूछ सकती थी ना। शुभी बेड पर लेटे हुए बोली, हाँ नहीं किया कॉल मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके गुस्से का पता चले मुझे फिर डांट दे कि मैंने कॉल क्यों किया। आदित्य शुभी की बातों पर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक है मैंने एक बार गुस्सा कर दिया, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर बार तुम पर गुस्सा ही करूंगा। शुभी चुप थी, वह कुछ नहीं बोली। आदित्य शुभी को चुप पाकर बोला, जान। शुभी ने कहा, आई लव यू। आदित्य बड़े प्यार से बोला, झूठ। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, शुभी ने रुठते हुए कहा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम भले मानो या ना मानो, पर मैं तो यही कहूंगा दैट आई लव यू जान। शुभी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसी रूड तरीके से बोली, अच्छा तो बताइए कितना प्यार करते हो आप मुझसे? आदित्य शुभी की बात सुनकर चुप हो गया। आदित्य को चुप पाकर शुभी अपने मन में बोली, बड़े आई लव यू सो मच। एक छोटा सा जवाब भी नहीं दे पाए, बोलती बंद हो गई। शुभी यही सब सोच रही थी कि उसे दोबारा से आदित्य की आवाज सुनाई दी। आदित्य बड़े ही मदहोश करने वाली आवाज में बोला, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। शुभी ने जैसे ही आदित्य की मदहोश करने वाली आवाज सुनी तो उसका मुंह खुला रह गया। ये उसके लिए सरप्राइजिंग था। उसे नहीं पता था कि आदित्य इतना अच्छा गाता है। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन में भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के भी आदित्य की आवाज में वो जादू था कि शुभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी। शुभी ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया, पर फोन को अपने कान से अलग नहीं किया। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। गाना खत्म होने के बाद आदित्य ने शुभी से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? शुभी खामोश थी, वह कुछ नहीं बोली। जब आदित्य ने शुभी को कुछ बोलता हुआ नहीं पाया तो वह बोला, जान आर यू देयर? शुभी ने कहा।
शुभी की आवाज सुनकर आदित्य को अच्छा लगा, वरना उसको लगा कि शुभी सो चुकी है। उसका नशा अब पहले से कम हो गया था। आप बहुत अच्छा गाते हैं, शुभी ने धीमी आवाज में आदित्य से कहा। शुभी से अपनी तारीफ सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वह शुभी से बोला, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। शुभी ने जल्दी से आदित्य को रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है वीडियो कॉल करने की, मैंने आपको अभी माफ नहीं किया है, मुझे नहीं करना आपसे वीडियो कॉल। इतना बोलकर शुभी ने फोन काट दिया। शुभी ने कॉल काटने के बाद अपने फोन में एक पिक देखी। उसे देखकर शुभी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ये उसके और आदित्य की फोटो थी जो उसने अपनी मुंदिखाई वाले दिन जबरदस्ती आदित्य को अपने पास खींचकर ली थी। फोटो में आदित्य शुभी के पीछे उसके करीब उससे सटकर खड़ा हुआ था। उसके हाथ शुभी की कमर पर थे और वह शुभी को देख रहा था, वही शुभी सामने देख रही थी। शुभी के पास उसकी और आदित्य के साथ की बस यही एक पिक थी। शुभी फोटो देखते हुए बोली, मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। इधर कॉल कट जाने के बाद आदित्य एक पल के लिए अपने फोन को देखता रह गया। उसने शुभी को वीडियो कॉल कर दिया, पर फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रूम में वापस आ गया। रूम में आकर उसने देखा कि समीर बेड पर बड़े मजे से सो रहा था और खाना ऐसा ही रखा हुआ था। समीर ने खाना छुआ भी नहीं था। आदित्य का भी मन नहीं था खाना खाने का। शुभी की इस तरह फोन काट देने से वह उदास हो गया था। वह समीर के बगल में जाकर लेट गया। अगली सुबह आदित्य जी नींद सबसे पहले खुली। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था और इस सब की वजह था उनका रात का हैंगओवर। आदित्य उठकर बैठ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद समीर भी उठ गया, उसका भी यही हाल था का यूं कि जब आदित्य शुभी से बात करने लगा था तो समीर ने भी अकेले बैठकर काफी वाइन पी ली थी। समीर आदित्य से बोला, आदि मुझे बहुत भूख लगी है यार। आदित्य ने बेड से उठते हुए कहा, भूख तो लगेगी ही, रात में हम दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। अब जल्दी से फ्रेश होते हैं और नाश्ता करके मिस्टर वर्मा से मिलने चलते हैं। समीर ने हाँ में सर हिलाया और वो उठकर अपने रूम में चला गया। मिस्टर वर्मा पुणे के बहुत ही काबिल और मशहूर वकील थे। हुआ ये था कि प्लांट में हुए हादसे की वजह से जिन 2 वर्कर्स की जान गई थी, उनमें से एक वर्कर की फैमिली ने कुछ वर्कर्स को अपने साथ मिलाकर कंपनी पर केस कर दिया था। मैटर काफी पेचीदा हो गया था, पर आदित्य और समीर ने अपनी सूझबूझ से सब कुछ संभाल लिया था। बस आखिरी बार मिस्टर वर्मा से मां छोटी ही लकर वह ये कंफर्म करना चाहते थे कि वाकई सब कुछ ठीक है या नहीं। समीर और आदित्य दोनों ने समीर के रूम में नाश्ता किया और फिर जल्दी से मिस्टर वर्मा से मिलने के लिए चले गए। शाम का वक्त था। समीर मुंबई वापस आ गए था, पर आदित्य उसके साथ नहीं आया था। समीर इस वक्त हर्षवर्धन जी के ऑफिस में खड़ा हुआ था। संजीव जी ने समीर से पूछा, सैम आदि क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? समीर ने संजीव जी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी आदि को कुछ काम था तो वह वहां से दिल्ली के लिए निकल गया, पर परसों तक वापस आ जाएगा। संजीव जी ने समीर से कहा, अच्छा ठीक है। फिर वह हर्षवर्धन जी से बोले, अच्छा हर्ष मैं अब चलता हूँ। हर्षवर्धन जी बोले, हाँ तो चल, मैं भी चल ही रहा हूँ। हर्षवर्धन जी समीर की तरफ देखते हुए बोले, चलो सैम घर चलो, तुम भी काफी थके हुए लग रहे हो। समीर ने हाँ में सिर हिलाया और हर्षवर्धन जी से बोला, दादाजी पापा आज ऑफिस नहीं आए क्या? नहीं, वह तुम्हारी माँ की सेवा करने में बिजी है, हर्षवर्धन जी हंसते हुए बोले। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर संजीव जी और समीर भी हंसने लगे। तीनों हंसते और बातें करते हुए ऑफिस से बाहर निकल आए। 2 दिन भी बीत गए। सुबह का समय था। अनीता जी मंदिर में से पूजा कर लिविंग रूम में बैठी हुई थी। बहादुर सर्वेंट अंदर आया। उसके हाथ में ढेर सारा सामान था और कुछ बैग उसने अपने सर पर भी रखे हुए थे, पर वह जैसे ही आगे बढ़ा तो वह सामान सहित गिर गया।
उसके गिरने की वजह से अनीता जी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और वह घबराते हुए बहादुर के पास आए और उसे देखते हुए बोली, यह इतना सारा सामान किसका उठाकर लेकर आए हो बहादुर? बहादुर घबराते हुए बोला, वो मैडम जी, ये सामान गुंजन मैडम का है। अनीता जी ने जैसे ही बहादुर की बात सुनी तो वह आश्चर्य से बोली, गुंजन। तभी दूसरा सर्वेंट अंदर आया, उसके हाथ में भी ढेर सारे बैग्स थे। नमस्ते बड़ी माँ। आवाज सुनकर अनीता जी ने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे पर देखा तो वह शॉक थी। अनीता जी चौंकते हुए बोली, गुंजन। घर के मेन डोर पर अच्छी खासी मोटी सी एक औरत खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। आंखों पर चश्मा, खुले हुए बाल जो कि आगे से थोड़े सफेद थे और उसने हल्की आसमानी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। वो औरत मेन डोर पर खड़े हुए ही बोली, क्या हुआ बड़ी माँ? क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? अनीता जी ने जब उस औरत की आवाज सुनी तो वह अपने होश में वापस आए और उन्होंने जल्दी से मेन डोर की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों नहीं अंदर आओ ना। वो औरत अंदर आई और अनीता जी के गले लग गई। अनीता जी ने भी उसे अपने गले लगा लिया। इस समय उनके चेहरे पर कंफ्यूजन से भरे हुए भाव थे। वो उस औरत से अलग होते हुए बोली, क्या बात है गुंजन? बिना कोई खबर किए अचानक तुमने तो हमें सरप्राइज कर दिया। हाँ बड़ी माँ, मैंने सोचा एक बार आपसे और बड़े पापा से मिल लिया जाए। अब आप लोगों की उम्र भी हो गई है, क्या पता कुछ दिन और बाद आते तो आप दोनों मिलते ही नहीं। गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता जी की मुस्कुराहट गुंजन की बात सुनकर एकदम गायब हो गई। इधर मायरा ने जब लिविंग एरिया में शोर सुना तो वह किचन से बाहर आ गई। उसने गुंजन की बात सुनी तो उसे गुंजन पर बहुत गुस्सा आया। तभी वहां पर सपना जी भी आ गई। मायरा ने सपना जी के पास जाकर उनसे पूछा, आंटी, कौन है ये मोटी भैंस जो मैडम जी से इस तरह बात कर रही है? सपना जी ने मायरा को आंख दिखाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर धीरे से बोली, ये गुंजन मैडम है, सर संजीव जी के छोटे भाई की बेटी, विक्रम बेटे की बहन और आदि बाबा की बुआ। मायरा गुंजन की तरफ देखते हुए बोली, पर ये इतने सालों में तो यहाँ कभी आई ही नहीं, ना कभी इनका बारे में इस घर में सुना। सपना जी ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम चुपचाप से जाकर अपना काम करो। जितना तुम्हें बताया है उतना काफी है तुम्हारे जानने के लिए। मायरा ने हमें सिर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। अनीता जी ने गुंजन जी को सोफे पर बैठाते हुए पूछा, दिया और राज को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई तुम? गुंजन मुस्कुराते हुए बोली, दोनों ही आए हैं, साथ में उनकी फ्रेंड शानिका भी सिंगापुर से हमारे साथ आई है। वह तीनों दूसरी कार में आ रहे हैं, आने वाले ही होंगे। सपना जी ने पानी लाकर गुंजन को दिया। गुंजन ने पानी लेते हुए सपना जी से कहा, अरे वाह सपना, तुम तो यहाँ पर खूब जम गई हो, अभी तक यहाँ काम करती हो। सपना जी ने गुंजन को जवाब देने के बदले हल्का सा बस मुस्कुरा दिया और वहां से चली गई। अनीता जी को बैठे बैठे शुभी की याद आई। उनके चेहरे पर शुभी को याद करते ही टेंशन दिखाई देने लगी। वह गुंजन से बोली, तुम बैठो, मैं जरा किचन में चाय बनाने का बोलकर आती हूँ। इतना बोलकर अनीता जी बिना गुंजन को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर जल्दी किचन की तरफ चली गई। अनीता जी किचन में पहुंची तो देखा शुभी समोसे बनाने में बिजी थी। शुभी, अनीता जी ने कहा, दादी, मैंने समोसे बनाए हैं, आज समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था। शुभी ने एक्साइटेड होते हुए अनीता जी से कहा। अनीता जी शुभी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर उसके पास आकर बोली, शुभी, आज तुम जैसे अपने कॉलेज के लिए तैयार होती हो वैसे ही तैयार हो जाओ। पर क्यों दादी, आज तो मैं कॉलेज नहीं जा रही। शुभी ने अनीता जी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। अनीता जी ने प्यार से शुभी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ बेटा बस उतना करो।
और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर और तुम्हारे बिछिया बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। शुभी ने अनीता जी की बात मानते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर अनीता जी ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तब तुम शुभी को लेकर उसके कमरे में चले जाना। शुभी के कमरे में, आदि के कमरे में नहीं। मायरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। और हाँ, ये समोसे और चाय बनाकर बाहर लिविंग रूम में ले आओ, इतना कहकर अनीता जी किचन से बाहर चली गई। सपना जी चुपचाप अनीता जी की बात सुन रही थी। वह इस समय अनीता जी के चेहरे को देखकर बता सकती थी कि वह कितना परेशान है। अनीता जी जैसे ही लिविंग रूम की ओर पहुंची तो वहां पर उन्होंने कुछ लोगों के हंसने की आवाज सुनी, तो वह अपने कदम बढ़ाकर जल्दी से आ रहे शोर की तरफ देखा। वहां पर 3 लोग खड़े हुए थे, 2 लड़कियां और एक लड़का। वह आपस में खिलखिला कर हंस रहे थे। तभी उन तीनों ने अनीता जी को देखा। उनमें से एक लड़की अनीता जी के पास चल कर आई और बोली, दादी माँ, क्या आपने मुझे पहचाना? अनीता जी कंफ्यूज होकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं। कौन हो तुम? अनीता जी इस समय वैसे ही बहुत कंफ्यूज थी। उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अचानक से गुंजन इतने सालों बाद इंडिया वापस क्यों आए है। वो लड़की जबरदस्ती अनीता जी के गले लगकर बोली, दादी माँ, मैं शानिका हूँ, आदि की बचपन की दोस्त। अनीता जी शानिका से अलग हुई और फिर उसे देखते हुए बोली, ओह हाँ, मुझे याद आ गया। फिर उन्होंने पास खड़े हुए लड़का और लड़की को देखा। उन्हें देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, इन्हीं तो मैं पहचान गई हूँ, ये दिया और यह राज। दिया अनीता जी के गले लगकर बोली, हाँ बड़ी नानी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए दिया के गाल पर किस किया और बोली, कितनी बड़ी हो गई है हमारी दिया। उन्होंने ठीक से दिया को देखा। दिया ने इस समय जीन्स और उसके साथ ब्लैक कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर जैकेट पहना हुआ था। वह देखने में साफ रंग की गोलू पोलू सी थी। अनीता जी ने राज को देखा, लगभग 5 फुट 8 इंच, गोरा रंग। उसने जीन्स पहना हुआ था और उसके साथ वाइट कलर की कैजुअल टी शर्ट। वो उसको कुछ कहती, पर तब तक राज अपनी मां गुंजन के पास जाकर बैठ गया। फिर अनीता जी ने भी कुछ नहीं कहा। सपना जी ने आकर सबको पानी दिया। उसके बाद अनीता जी ने गुंजन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब फ्रेश होकर आ जाइए, उसके बाद नाश्ता कर लीजिएगा। अनीता जी सपना जी से बोली, सपना, इन सभी बच्चों को तुम ऊपर इनके कमरे दिखा दो, मैं गुंजन को कमरा दिखा देती हूँ। सपना जी ने हाँ में सिर हिलाया और वह सबको अपने साथ ले जाने लगी। शानिका ने सपना जी से पूछा, आंटी, आदि कहाँ है? वह दिख नहीं रहा। सपना जी अपना गला साफ करते हुए कहा, आदि बाबा तो अपने किसी बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वह घर पर नहीं है। शानिका ने निराश होते हुए कहा, ओह। सपना जी ने सबको उनके कमरे दिखाए और वह नीचे आ गई। अनीता जी ने भी मायरा को मैसेज कर दिया तो वह शुभी को शुभी के कमरे में ले गई। शुभी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने मायरा से पूछा, दीदी, मैं इस कमरे में क्यों आई हूँ? अब तो मैं इस कमरे में नहीं रहती हूँ। मायरा ने शुभी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं शुभी, मुझे तो मैडम जी ने तुम्हें यहीं पर लाने को कहा तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई। तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं जाती हूँ। शुभी ने मायरा को रोकते हुए कहा, रुकिए दीदी, क्या है कि यहाँ पर मेरे कपड़े नहीं होंगे, आप मेरे कपड़े आदित्य के रूम से ले आइए। मायरा ने हमें सिर हिलाया और वो कपड़े लेने चली गई। ... सभी ने नाश्ता कर लिया और दोपहर के समय खाना भी हो गया था। इस समय शाम का वक्त हो रहा था। शुभी मायरा के साथ और सपना जी के साथ किचन में उनका हाथ बटा रही थी। वो सब रात के खाने की तैयारी कर रही थी। शुभी अब जाकर अपने रूम से बाहर निकल कर आई थी।
उसने दिन का अपना खाना भी अपने रूम में ही खाया था। शुभी बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी कि पीछे से उसे किसी की आवाज आई। एक्सक्यूज मी, मुझे एक गिलास पानी देना, शानिका ने शुभी को देखते हुए कहा। शुभी शानिका की तरफ पलटी और अपना सिर हाँ में हिलाया। उसने पानी का ग्लास ले जाकर शानिका को दे दिया। वह जाने को हुई कि तभी उसके सामने आकर राज खड़ा हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल। शुभी चुप रही। उसने राज की तरफ देखा जो कि मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। शुभी ने जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर ली और वह जल्दी से राज के बगल से निकल गई। शानिका सोफे पर बैठते हुए बोली, राज अपनी हरकतें बंद करो यहाँ पर। राज शानिका के पास बैठते हुए शुभी को जाते हुए देखते हुए बोला, क्या फिगर है यार इसका। अब बड़ी नानी घर में ऐसी सर्वेंट्स रखेंगी तो हरकतें कैसे बंद होंगी। शानिका मुस्कुराए और बोली, वैसे सर्वेंट होकर भी काफी अच्छे कपड़े पहने हैं इसने। राज चुप था। वह तो बस उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस ओर शुभी गई थी। रात का समय भी हो गया। सब लोग अपने कमरों में से निकलकर नीचे खाना खाने आ गए थे। शुभी और मायरा दोनों ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। शुभी खाना लगाने के बाद डाइनिंग की एक चेयर निकाल कर बैठी ही थी कि तभी शानिका बोली, यह क्या कर रही हो तुम, ऐसे हमारे साथ कैसे बैठ सकती हो। इस तरह का सवाल सुनकर शुभी एक पल के लिए शानिका को देखने लगी। फिर वह खड़ी हुई और बोली, आपके कहने का क्या मतलब है। तभी अनीता जी वहां आए और शानिका से बोली, क्या हुआ, सब खाना खाने बैठे क्यों नहीं अब तक। शानिका अनीता जी के पास जाकर शुभी की ओर इशारा कर उनसे बोली, ये दादी माँ। शानिका इतना ही बोल पाई थी कि अनीता जी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ये शुभी है, हमारे साथ ही रहती है। अनीता जी की बात सुनकर शुभी थोड़ा दुखी हो गई थी। उसको बहुत बुरा लगा उनकी बात सुनकर, पर वह चुप ही रही। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें नीची कर ली। बड़ी माँ की तो आदत है बाहर का कचरा उठाकर अंदर घर में सजाने की। जैसे उन्होंने अदिति को लाकर अपने घर में रखा था और फिर उसे ही अपनी बहू बना लिया था, वैसे ही ये लड़की लगता है आदि के लिए लेकर आई है। सही कहा ना मैंने, गुंजन ने टोंट करते हुए कहा। शुभी का मन अब बहुत खराब हो गया था। वह वहां से किचन में चली गई। अनीता जी ने उसे रोकना चाहा पर तब तक वह जा चुकी थी। अनीता जी किचन में जाने को हुई कि गुंजन ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हो बड़ी माँ, आइए खाना खा लीजिए। अनीता जी वापस अपनी जगह बैठ गई। गुंजन थोड़ी देर बाद फिर से बोली, बड़े पापा हमें यहाँ बुलाकर खुद गायब है, अभी तक आए क्यों नहीं। क्या अभी तक इस उम्र में भी ऑफिस जाते हैं, और कितना कमा कमा कर रखेंगे आदि के लिए। उनसे बोलिए कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब तो घर पर बैठकर आराम करें। अनीता जी ने झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए गुंजन से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो सारा आदि ही संभालता है। वह तो बस चले जाते हैं क्योंकि घर पर बैठकर उन्हें बोर लगता है, इसलिए हर्षवर्धन भाई साहब के साथ ऑफिस चले जाते हैं। गुंजन थोड़ा चौंकते हुए बोली, क्या हर्ष अंकल भी जिंदा है। अनीता जी को गुंजन की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें गुंजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्हें संजीव जी पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कुछ बताया नहीं कि गुंजन यहाँ पर आने वाली है। सब खाना खा रहे थे कि आदि। शानिका चिल्लाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो फिर भागते हुए आदि के पास गई और उसके गले लग गई। आदित्य अंदर आया ही था कि उसका शानिका पर ध्यान गया जब वो उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पास आए और उसके गले लग गई। आदित्य ने मुस्कुराकर शानिका को गले लगा लिया और बोला, व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब इंडिया आई। शुभी भी इस वक्त किचन से बाहर निकल कर आई थी। उसके हाथ में एक बाउल था। उसने देखा कि आदित्य शानिका के गले लगा हुआ था और मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा था। शानिका ने नाइट सूट पहना हुआ था, उसके नाइट सूट का टॉप
एक क्रॉप टॉप था तो इस वजह से आदित्य का हाथ शानिका की खुली कमर पर था। उसने अपना लोअर भी थोड़ा नीचे पहना हुआ था। शुभी का सब्र अब खत्म हो चुका था। वह अपने मन में सोच रही थी कि वह आदित्य को मार मार के उसके फेस का फालूदा बना देगी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाए और दोनों को अलग कर दे, पर वह जाने को हुई कि उसे अनीता जी की बात याद आ गई। जब वह अपने रूम में शुभी का रूम चेंज कर रही थी, उस वक्त अनीता जी शुभी के पास आई थी। उन्होंने शुभी को अपने पास बैठाते हुए कहा, शुभी, घर में आदि की बुआ जी, उनकी फैमिली और आदि के बचपन की दोस्त भी आई है। तुम तो जानती हो कि अभी तुम्हारे और आदि की शादी के बारे में किसी को पता नहीं है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी अभी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना कि जब तक ये लोग यहाँ पर है आप आदि से दूर रहेंगी। शुभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनीता जी ऐसा क्यों कर रही है। उसने अनीता जी से पूछा, दादी, ये तो सब तो आपकी फैमिली ही हुई, तो आप इन सब से हमारी शादी की बात क्यों छुपाना चाहती है? शुभी की बात सुनकर अनीता जी प्यार से शुभी के बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, हम पर विश्वास है ना? शुभी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ तो बस जो कह रहे हैं वो कीजिए, हम ये सब आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, अनीता जी ने शुभी से कहा। तारांकन। शुभी, चलो यहाँ क्यों खड़ी हो? मायरा ने शुभी से कहा। मायरा की आवाज सुनकर शुभी अपने ख्यालों से बाहर आई। इधर आदित्य और शानिका भी एक दूसरे से अलग हो गए थे और बातें कर रहे थे। आदित्य को इस तरह खिलखिलाते हुए शानिका से बात करता देख शुभी के सिर में दर्द होने लगा था। शुभी ने बाउल मायरा को पकड़ा दिया और वह वापस किचन के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद मायरा अंदर आई तो देखा शुभी किचन की विंडो के पास खड़े होकर डाइनिंग टेबल की ओर घूरे जा रही थी। मायरा ने शुभी के कंधे पर हाथ रखा तो शुभी थोड़ा झेप गई, फिर उसने पलटकर देखा तो मायरा उसके बगल में खड़ी हुई थी। वह मायरा को देख रिलैक्स हो गई। मायरा शुभी को ऐसे देख बोली, तुम यहाँ खड़े क्या देख रही हो? जाओ तुम भी खाना खा लो। शुभी वापस से डाइनिंग टेबल की ओर देखते हुए बोली, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर खाना खाने लगे थे। आदि ने भी आकर सबको ज्वाइन कर लिया था। वह शानिका के पास ही बैठा था। शानिका को इस तरह आदि के पास बैठा देख शुभी के सब्र का बांध बस टूट चुका था। वह गुस्से में मायरा से बोली, मायरा दीदी, ये चेपी कौन है जो आदित्य के पास बैठी हुई है? चेपी? मायरा ने थोड़ा चौंकते हुए शुभी से कहा। हाँ, वो जो आदित्य से चिपकर बैठी है, शुभी ने गुस्से से शानिका को देखते हुए कहा। ओह अच्छा, वह शानिका है, आदित्य सर की बचपन की दोस्त। मायरा ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा। डाइनिंग टेबल पर आदित्य शुभी की ओर अपनी पीठ करके बैठा था और उसके पास सिर्फ शानिका बैठी थी। बाकी सब लोग तो आदित्य और शानिका के सामने बैठे हुए थे, पर किसी को भी शुभी और मायरा नहीं दिख रही थी। शानिका आदित्य से बोली, खाना शुरू करो आदि, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। आदित्य शानिका से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं अभी तुम लोग खाओ, मैं फ्रेश होने के बाद ही कुछ खाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य फिर से इधर उधर पूरे घर में देखने लगा था। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी, पर वो उसके सामने नहीं आ रही थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।